अब चलिए सर कुछ और एक जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। आपके मिसलिनियस एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। आपका एग्जाम्पल 28 है यहाँ पर। क्या कह रहा है देखिए एग्जाम्पल 28। ये कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो इसमें दिखाना क्या है यार, फर्जी सवाल हो गया। तो कैटरैक्ट का हम एक सेट बना लेते हैं। लेट से वो सेट हमारा एक्स हो गया। और कैटरैक्ट के आपको मालूम है कि जो लेटर्स हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना है सेट बनाते टाइम। तो आपने सी ले लिया, आपने ए ले लिया, फिर आप टी लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, आर लिखोगे, है ना। तो चार ही लेटर लिखोगे बस। और इसी तरीके से आप जो है ट्रैक्ट को लिखने के लिए एक सेट बनाओगे वाई, और उसमें जो आप लेटर्स लिखने वाले हो वो भी रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप वहां पर क्या लिखोगे, टी लिखोगे, आर लिखोगे, ए लिखोगे, सी लिखोगे, बात खत्म। तो यहां से आप दिखा सकते हो कि x का हर एलिमेंट y में है और y का हर एलिमेंट x में है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी? द ईच एलिमेंट ऑफ a शुड बिलोंग टू b एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b शुड आल्सो बिलोंग टू a। भाई क्या डेफिनेशन थी इक्वल सेट की? क्या डेफिनेशन थी बोलो? a x और y इक्वल सेट होते हैं कब? कब होते हैं? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये साइन था ना इफ का। एक तो इम्प्लाइज टू था, एक इफ एंड ओनली इफ था। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अरे भाई समझ में आता तुमको है? कब होगा? जब x का हर एलिमेंट y में हो और y का हर एलिमेंट x में। तकलीफ हो रही है ऐसे लिखने में, तो यहाँ पर दिखा देना सिंस every element of x belongs to y and every element of y belongs to x, therefore x is equal to y। बात खत्म। ये मैंने सवाल बताया है क्योंकि। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 29 है, कह रहा है लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी सेट। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है। नंबर ऑफ सबसेट्स पे ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा एक सेट है। मान लीजिए सेट ए है आपका। उस सेट ए के एलिमेंट क्या क्या लिए उसने? -1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हम 2 की पावर n यूज करते हैं, जहां पर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा रहा है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स होंगे हमारे 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब उनको लिखना है मेरे को। तो उनको लिखना है तो कैसे लिखूं? पावर सेट लिखना चाह रहा हूं मैं एक तरीके से। समझ में आई बात? मतलब पावर सेट के एलिमेंट्स लिखना चाह रहा हूं। तो पहले तो हो गया हमारा -1, एक एक एलिमेंट वाला लिखते हैं पहले, फिर 2-2 एलिमेंट वाले लिखेंगे, ठीक है। और उससे पहले नल सेट भी लिख लो। तो ये 4 सेट हो गए आपके। नल सेट हो गया, एक एक एलिमेंट वाले हो गए। उसके बाद -1, 0 रिपीट नहीं होता है। हाँ
ध्यान रखना, आपको मालूम है कि किस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1, 0 और 0, -1 एक ही सेट है, अलग अलग नहीं है वो। कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे कि ये सेम है, मतलब एक ही पेयर है, ठीक है। और परमुटेशन में हम जब जाएंगे आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि इनका अरेंजमेंट मैटर करेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप उधर की टेंशन मत लो। अब 3 वाला, क्योंकि हर सेट अपने आप में भी खुद का सबसेट होता है, तो बन गया साहब। तो ये 8 सबसेट है, हमने यहाँ पर लिख दिए, बात खत्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इज इक्वल टू B। अगर A यूनियन B, और बेटा ये ना कचरा पट्टी सवाल है, जो इस तरीके के सवाल होते हैं ना बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है हिंदी इंग्लिश बोलने वाले, मैथ्स और साइंस में पास होने वाले, इस तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने की, वेन डायग्राम बना के। पर जब उनको ये सेट थ्योरी की जो हमने पूरी कहानी पहले पढ़ी, सब बकवास हमने पढ़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। उनको लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा, इसलिए दिक्कत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए यूनियन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि ए और बी बराबर होंगे। क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका? जरा अपना देसी दिमाग लगाकर चल यहां पर बताओ कि यार अगर ए यूनियन बी आपका ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होने जा रहा है, तो ऐसा अगर होगा तो वहां पर हम अपने वेन डायग्राम को कैसे समझे पहले। तो आपको पता है कि अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो यूनियन का मतलब होता है ये सब पार्ट, ये यूनियन है। लेकिन अब जो ये यूनियन है वो किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है? वो इस इंटरसेक्शन के बराबर हो रहा है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो है ही नहीं। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये पार्ट 0 है, ये पार्ट 0 है, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये आपका ए यूनियन बी के बराबर हो गया, क्योंकि ये पार्ट अपन 0 बोल रहे हैं, ये पार्ट भी अपन 0 बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आपका डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, सिर्फ ऐसा, जिसमें जो हम ये वाला पार्ट बनाते थे ये है ही नहीं, ये वाला जो पार्ट बनाते थे ये है ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। आई बात समझ में? मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अभी सपोज ऐसा मानते हैं ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। अरे भाई कुछ पल्ले पड़ रहा तुम्हारे हैं, ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। सपोज हिंदी वाले 20 हैं, इंग्लिश वाले भी 20 हैं, ठीक है। और ये पार्ट है ही नहीं, ये 0 है, ये पार्ट है ही नहीं, ये भी 0 है। तो इसका मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग 20 होंगे ना, तभी तो हमारा यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर होगा। अभी भी नहीं आया समझ में? अरे यार, जितने भी लोग हैं चाहे वो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, वो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। मतलब हर बंदे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ
यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर हो गया। तो यहां पर उसको लिखे कैसे सर, यही परेशानी है। परेशानी तो इसी बात की सर, लिखे कैसे, नंबर तो लिखने के मिलेंगे ना। तो ये कह रहा है मान लो, कह रहा है मान लो कि जो ए है हमारा, वो सेट ए के एलिमेंट है। बात समझ में आई? जो हमारा ए है, थ्योरी कैसे लिखें ये सिरदर्दी है साहब, समझने को तो समझ गए। तो ये कह रहा है एक सेट ए है, उस सेट के एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल ए होगा। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो जो हमारे ए के एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी के भी एलिमेंट होंगे या नहीं? अबे जो ए से बिलोंग कर रहा है वो उनके यूनियन से भी तो बिलोंग करेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अब क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए के एलिमेंट हैं, जो ए के एलिमेंट हैं वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अरे चचा, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ना। तो हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के, वो मान लो स्मॉल ए हैं। तो ये जो स्मॉल ए वाले एलिमेंट हैं, अगर वो ए से बिलोंग कर रहे हैं तो वो उनके यूनियन से भी बिलोंग करेंगे, ए और बी के। भाई ये जो ए के एलिमेंट होंगे वो यूनियन में, यूनियन के एलिमेंट तो होंगे ही ना, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। अब आई बात समझ में? अब क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर दे रखा था, तो यानी कि ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। अब यहीं से वापस लेकर आ रहा है, क्या वापस लेकर आ रहा है देखो, यहीं से वापस लेकर आ रहा है कि अगर हमारे ये जो सेट ए के एलिमेंट है स्मॉल ए, ये अगर ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट है, यानी कि जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए, वो इस ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट है यहां पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्मॉल है यानी कि जो ए के एलिमेंट है वो बी से भी बिलोंग करते हैं। अरे भाई, जो ए के एलिमेंट हैं वो ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी के कॉमन पार्ट से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है इसके एलिमेंट अब बी से भी बिलोंग करेंगे ना, करेंगे या नहीं? कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा तुम्हारे, नहीं पड़ा ना? अरे हाँ ना तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। साफ साफ समझाता हूँ, अभी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरे को। समझो कैसे हो रहा है।
हमने मान लिया कि हमारा एक सेट है ए, उस सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब स्मॉल ए हो गए, ठीक है। अब क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट है तो ये इनके यूनियन से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अरे भाई, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है तो भाई जो सेट ए के एलिमेंट है वो उसके यूनियन के तो एलिमेंट होंगे, ठीक। अब इस केस में जो यूनियन है ए यूनियन बी, वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए के एलिमेंट अभी तक हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी से बिलोंग करते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि भाई ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर हो गया ना। तो ऐसे केस में अभी तक जो ये सेट ए के एलिमेंट थे वो यूनियन से बिलोंग कर रहे थे, अब वो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा स्मॉल ए है वो स्मॉल ए कहाँ आ रहा है? सेट ए और सेट बी के कॉमन पार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो चीज एक्सपोज हुई वो ये हुई कि अब जो ये सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट भी बन गए, क्योंकि अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि ए और बी इक्वल सेट है तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है हमारी, कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आई बात? तो हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट हमने स्मॉल ए लिया है वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन अपने को ऐसे लिखनी है। क्लियर हुआ? अब देखिए सर, वापिस इसी तरीके से हम बी के एलिमेंट को स्मॉल बी ले लेते हैं और हम दिखाते हैं कि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? बी से। फिर हम लिखेंगे कि जो देखो ये बी के एलिमेंट हैं, ये बी के एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करेंगे। अब क्योंकि ये जो बी के एलिमेंट है ये ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है। अब क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहे हैं यानी कि ए और बी दोनों के कॉमन पार्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ये हुआ कि जो बी के एलिमेंट हैं वो सेट ए में भी आ रहे होंगे। तो मतलब क्या हुआ, जब हर एलिमेंट ए का सेट बी से बिलोंग कर रहा है, हर एलिमेंट ए का सेट बी से बिलोंग कर रहा है और हर एलिमेंट बी का सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी आपस में बराबर हो गए। आया समझ में? लिखने के नंबर है दोस्त, और लिखने पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, बिना लिखे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और यहां से समझ सकते हैं कि जब ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं तो यानी कि ए बी का सबसेट है, और जब बी के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं तो जो बी है वो ए का सबसेट है। अब आपने इक्वल सेट्स में पढ़ा था ना कि एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला पहले का सबसेट है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तभी तो हमने कहा था कि हर सेट अपने आप में भी खुद का सबसेट होता है। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया होगा, अभी भी नहीं हुआ? अब तो क्लियर हो गया सर। नहीं हुआ? अब आगे आइए सर, अब आगे बताइए, अब कब अगली क्लास में देखते हैं। सिर में दर्द हो गया चिल्ला चिल्ला के। तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसके।
ठीक है, बाकी बातें हम कल कराऊंगा तो मैं सारा ही, चाहे मुझे 1-2 दिन और लग जाए, मुझे पता तुम तो पढ़ोगे नहीं, तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, है ना, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पर त्याल जी कुछ समझ में आ रहा है आपको? मिड्डा जी समझ में आ रहा है? गायब हो गए? आ रहा है सर। आयुष भैया कुछ समझ में आया आपको? यस सर, आ रहा है। सर आपकी आवाज अब कट कट के आ रही है। यार तो पहले बोलना चाहिए ना, मैं तो चिल्ला रहा हूँ इतनी जोर जोर से, आवाज सर नहीं आ रही अभी तो अभी आ रही है। उसी टाइम बोलना चाहिए ना, आवाज में गड़बड़ है। तो मैं थोड़ा चेक करूंगा इधर उधर तो हो जाएगा ठीक है। चलो अभी ठीक है, अभी इतना ही बहुत है, अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई लोगों, मंडे को मिलते हैं, तब तक भाई पढ़ लो, मेरी हाथ जोड़ के विनती तुमसे, 11th है भाई, हल्के मत लेना, इस भरोसे मत रहना सर कि। क्या कह रहे हो? कल है क्लास कल। भाई संडे को क्यों क्लास करोगे, संडे तो छोड़ दो साहब। ठीक है सर।